नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बाणी, वड़क्कम, प्रणाम, सुप्रभात। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। चंद्रचूड़ जी ने तो कहर ढा दिया। मतलब मैं बोलूंगी कि यूएस से लेकर यूके यूनाइटेड किंगडम और भारत के अंदर तहलका मचा हुआ है। बीबीसी के पत्रकार को जो करारा तमाचा मारा है वो काबिले तारीफ है। वो आए थे अपने एजेंडे के साथ, अपने नैरेटिव के साथ, पर जो धोया है वो सीजीआई कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शिवम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। इसके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? आई मीन ये तो इतना अच्छे से धोकर आए, ये तो फेमस होना चाहिए और वायरल होना चाहिए। व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगी जिसको कट करना है, शॉर्ट्स निकाल के सब वायरल करें। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ओवर टू यू। जी। गायत्री जी नमस्कार, सभी दर्शकों को जय श्री राम, सुप्रभात। देखिए, एक पत्रकार है बीबीसी के स्टीफन सिफन करके। उन्होंने मतलब उन्होंने एक तरीके से इंटरव्यू लिया चंद्रचूड़ साहब का। उससे पहले हरदीप पुरी जी जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है उनका भी इंटरव्यू ले चुके हैं और एक धुलाई वो वहां भी झेल चुके हैं और उनकी तो बहुत ज्यादा और ही ज्यादा ब्रूटल तरीके से उसके पूरे एजेंडा को धराशायी कर दिया था। मतलब हरदीप पुरी ने तो कोई मौका छोड़ा ही नहीं था उसके एजेंडा को ध्वस्त करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से चंद्रचूड़ साहब ने बात रखी वो भी बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं सभ्य तरीके से उस व्यक्ति को औकात बताई कि किस तरीके से। सबसे पहली बात तो जिस तरीके से सवाल पूछ रहा था, वो टोन, वो मैनर ऐसे लग रहा था कि जैसे उसे सवाल किसी दबायर द स्क्रोल इन्होंने कुछ लिख के दिया है कि साहब पूछिएगा। ये वो व्यक्ति है जिससे हम उम्मीद लगाए बैठे थे और उसने उस हिसाब से हमारे पक्ष में काम नहीं किया, तो इसकी इमेज को डेंट करना है एक तरीके से, जैसे किसी ने ठेका या सुपारी दे दी उस तरीके से वो व्यक्ति आया। वो सवाल किस तरीके से कर रहा है, यू नीड टू एक्सप्लेन मी। भैया तू कौन? ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, यू नीड टू एक्सप्लेन मी। कौन है भाई तू? सिर्फ तेरा रंग हो रहा है, इस चक्कर में है क्या? उसके बाद जो उसने क्वेश्चन पूछे और उनका जवाब जिस तरीके से चंद्रचूड़ साहब ने दिया, मुझे लग रहा है कि उन्होंने बहुत सभ्य तरीके से दिया, वरना चप्पल भिगो के वैसे और थोड़ा मजबूती से दिया जाना चाहिए था, लेकिन वो भी बहुत बेहतर था। अपने स्ट्रेचर के हिसाब से, अपने कद के हिसाब से उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से जवाब दिया। अब सवाल क्या थे? सवाल जो थे वो बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा लग रहा था कि जैसे एक एजेंडा के साथ किसी ने सवाल लिख के दिए और वो व्यक्ति आकर बोला। सबसे पहला सवाल था कि साहब आप 370 का जो एब्रोगेशन हुआ उसको जो कॉन्स्टिट्यूशन जो उसकी वैलिडिटी थी, उसने कहा कि आपने उसमें जजमेंट दिया था, आपने वो जजमेंट लिखा था, आप उस बेंच का हिस्सा थे जिसने 370 को हटाने के निर्णय को सही पाया था। बहुत सारे ऐसे लीगल स्कॉलर्स हैं जो ये मानते हैं कि वहां पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका हनन हुआ है और 370 रहनी चाहिए थी। उसका बहुत सटीक और सही कॉन्स्टिट्यूशनल जवाब जो दिया चंद्रचूड़ साहब ने वो ये दिया कि साहब वो एक ट्रांजिशनल प्रोविजन था। हमें याद रखना चाहिए नेहरू ने इस के लिए कहा था 370 के लिए कि घिसता घिसता घिस जाएगा, तो घिस दिया गया। वही तो था वहां पे। और भारत का जो संविधान है, भारत का जो पार्लियामेंट है, उसके पास सारे वो राइट्स हैं जो ये एक तरीके से कह सकते हैं इसे एब्रोगेट कर सकता था, क्योंकि टेम्परेरी प्रोविजन था। तो टेम्परेरी का मतलब 75 साल कब तक रहेगा साहब? कोई टेम्परेरी की कोई मियाद तो होगी, उसे खत्म कर दिया गया। ट्रांजिशनल प्रोविजन था, खत्म। उसके बाद उसने सवाल पूछा कि साहब जितने भी कोर्ट्स हैं उसके अंदर अपर कास्ट लोग हैं, मेल डोमिनेटेड है, अपर कास्ट जो समुदाय है उसका होल्ड है। तो उसका भी जवाब बहुत बेहतर तरीके से दिया कि भैया जितनी भी लोअर कोर्ट्स हैं उसके अंदर अब जो जजेस आ रहे हैं वो लगभग 50% महिलाएं हैं। बहुत सारी जगह तो 60 से 70% महिलाएं हैं। उन्होंने कहा जो आप प्रारूप देख रहे हैं अब जुडिशरी का, वो 10 साल पहले जो सोशल स्ट्रक्चर था उसके हिसाब से है। जब भर्तियां हुई होंगी, जिनके प्रमोशन हुए होंगे, उस हिसाब से अब दिख रहा है। तो अब जिस तरीके से धीरे धीरे ट्रांजिशन हो रहा है, लोअर कोर्ट्स में ज्यादा अच्छे जजेस आ रहे हैं, लोअर एक तरीके से कह सकते हैं एससी एसटी कम्युनिटी से जजेस आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं। अगले 10 से 15 साल में आपको दिखेगा उनमें से ही बहुत सारे लोग हैं जो ऊपर आएंगे। तो धीरे धीरे ट्रांजिशन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपर कास्ट मेंस का होल्ड है। उन्होंने कहा कि जब मेरे पिता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने बार लगा दिया था, मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे बाहर जाके हार्वर्ड में उस दौरान पढ़ाई की। ये आप अगर नेपोटिज्म का सवाल उठा रहे हैं तो मेरे पे तो लागू नहीं होता। उसके बाद उनसे सवाल पूछा गया कि भैया जब राम मंदिर का जजमेंट दिया जा रहा था, राम मंदिर का आपको ध्यान होगा कि यूनानिमस जजमेंट था, उसमें एक मुस्लिम जज भी थे। उस जजमेंट को लिखने वाले चंद्रचूड़ साहब थे। उनसे पूछा गया कि आपने राम मंदिर का जो निर्णय लिखा इसके बारे में क्या है? तो उसका भी जवाब बेहतर था कि भैया भारत में किसी जज का एथिस्ट होना जरूरी नहीं है। मेरा जो रिलीजन है वो मुझे यूनिवर्सलिटी ऑफ रिलीजन की फ्रीडम देता है। मैं सबको समान मानता हूं। कोई कोर्ट में मेरे सामने आता है, अपनी बात रखता है, तो मैं वहां ये नहीं देखता किस धर्म का है। और जो बात हुई है राम मंदिर जजमेंट पे, जो बातें की गई हैं, वो सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूशनल जो धाराएं हैं उस पर बात की गई है।
जो फैक्ट्स है वो रखे गए हैं, तर्क वितर्क कुतर्क हर कुछ वहां पर चला, उसमें जो बातें निकल के आई उसके हिसाब से वो जजमेंट लिखा गया। तो जो ये स्टीफन साहब हैं, दो इंटरव्यू इनके देखने चाहिए अगर आपको इस व्यक्ति का एजेंडा समझना है। हरदीप पुरी और चंद्रचूड़ दोनों के साथ आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ एजेंडा के साथ आया, एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ आया। ये गोरा साहब बन के आया है कि मैं एक ब्राउन व्यक्ति से सवाल पूछ रहा हूं और जैसे चाहूंगा मैं रगड़ दूंगा। लेकिन ये व्यक्ति डबल नॉकआउट हुआ है दोनों इंटरव्यूज के बाद। उसके बाद इसने सवाल पूछा कि भैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके घर आते हैं, आप गणेश जी की पूजा करते हैं, जब सबको याद है उस दौरान प्रधानमंत्री इनके घर पहुंचे थे, आप इसे कैसे डिफेंड करते हैं? तो उन्होंने कहा साहब ये एक बेसिक कर्टेसी होती है जो हर जगह होती है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल फिगर दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल फिगर से मिलता है, ठीक है? तो उसमें मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया कि अगर वो मेरे घर आए हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद एक और सवाल, दो सवाल और रह गए हैं जो महत्वपूर्ण थे। इनसे पूछा गया सीए जो कानून है वो किस तरीके से ह्यूमन राइट्स को इन्फ्रिंज करता है, किस तरीके से आप इसको किस तरीके से लेते हैं? उन्होंने कहा पहली बात तो ये केस अभी कोर्ट में है और आप जिस देश से आए ना यूके के अंदर, उसके अंदर तो अगर पार्लियामेंट ने कोई कानून पास कर दिया उसकी लीगैलिटी लेजिस्लेशन की कोई कोर्ट चैलेंज भी नहीं कर सकता। हमारे यहाँ तो वो प्रोविजन भी है, तो आप तो बोलो ही मत, ये सवाल तो रहने ही दो। और दूसरी बात, ऐसे 62 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं जिसमें मैं रह चुका हूं, उसमें मैंने जजमेंट लिखे हैं। तो संसद की स्क्रूटनी जुडिशरी कर सकती है, प्रोविजन हमारे यहाँ है, तुम्हारे यहाँ तो वो भी नहीं है। तो सवाल जो पूछा जा रहा है आप ये उस पूरे के पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखिए किस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं। और फिर सवाल पूछा गया कि भैया लीडर ऑफ अपोजिशन जो राहुल गांधी है उनसे पूछा गया कि उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। पूछा किससे जा रहा है? चंद्रचूड़ साहब ने, जिन्होंने स्टे लगाया था। तो एक एक चीज, सारे के सारे लोडेड क्वेश्चन थे। जो लेफ्ट लिबरल पूरा इकोसिस्टम है, जो कांग्रेस इकोसिस्टम है, वो जिन जिन सवालों पे मोदी को घेर रहा है सारे सवाल वो थे। बीबीसी किस तरीके से जो भारत की उसकी बहुत फिक्र रहती है कि भारत में सरकार बहुत ज्यादा किस तरीके से इन्फ्रिंज कर रही है जुडिशरी के अंदर, ये से बड़ा परेशानी रहती है। लेकिन यूके में क्या होता है उसकी उसे टेंशन नहीं रहती है। गोरा साहब आएगा, ब्राउन आदमी से पूछेगा और जो चाहेगा वो निकलवा के चला जाएगा। वो दिन चले गए, थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं है अब। यही वो लोग थे ना जो गार्जियन के अंदर कार्टून छापते थे कि इसरो का कि वो गेट खटखटा रहा है और सारे एलिट क्लब के लोग अंदर बैठे हैं, जब भारत इसरो अपना रॉकेट लॉन्च कर रहा था। तो इनके अंदर सेंस ऑफ सुपीरियरिटी देखिए किस तरीके से पूछा जाता है। मैं वापस से कहूंगा इन्होंने बहुत बेहतर तरीके से धोया, लेकिन हरदीप पुरी वाले में तो मैं पुरी साहब का फैन हो गया। भाई साहब बिना ना साबुन लगाया ना पानी लगाया, जबरदस्त धोया था उस इंटरव्यू। कुछ एक पॉइंट्स बताइए उसके, उससे रिलेटेड। वो उनके देखिए वो सिर्फ ये कि भैया आप रशिया से तेल क्यों खरीदते हैं, सबसे पहला सवाल तो यही था, रशिया से तेल क्यों खरीदते हैं? तो उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से और उन्होंने कहा कि पहली बात तो अमेरिका में बैन नहीं करता, अमेरिका में रोकता नहीं है कि रशिया से आप तेल नहीं खरीद सकते। अमेरिका ने बार लगाई है कि इससे ऊपर के प्राइस पे आप तेल नहीं खरीद सकते। उसने कहा उससे नीचे रशिया मुझे बेच सकता, मुझे क्या दिक्कत। तो ऐसे बहुत से, और मैं एनर्जी सिक्योरिटी अपनी मैं खुद ठीक करूंगा। और बहुत सारी की सरकार कहीं ना कहीं इंटरफेयर करती है, पॉलिटिकल अपोजिशन को दबाती है, वही सारे लोडेड क्वेश्चन जो अब थे उन सबका जवाब आप ध्यान रखिएगा। हरदीप पुरी भारत को यूएन में रिप्रेजेंट करते थे, आईएफएस अधिकारी है वो, बोलने की उसने बोलने का पैसा लिया है सारी जिंदगी, वो काबिलियत थी उसकी, और उससे ये स्टीफन सवाल पूछ रहा था। तो निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छा सधे तरीके से दोनों ने ही बहुत अच्छी तरीके से धोया है स्टीफन साहब को। शायद अब उन्हें एहसास हो गया होगा ये नया भारत है। जी गायत्री। जी, तो हरदीप पुरी में भी तो धोया है अच्छे से कोल डिपेंडेंसी वाले जी क्वेश्चन पे। हाँ जी हाँ हाँ, कोल डिपेंडेंसी पे भी धोया। और एक और हरदीप पुरी से ही पूछा गया आप ये सोच भी कैसे सकते हैं इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ एक आप डेवलप कंट्री बन जाएंगे। आप ये देखिए उस व्यक्ति के अंदर का एरोगेंस, या बन कैसे सकते हैं, आप सोच कैसे सकते हैं। उसके बाद ये सवाल पूछा गया कि भैया आप कोल के ऊपर जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं उसके ऊपर अपना काम चला रहे हैं, आप इतना सारा ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो आप ग्रीन एनर्जी को कैसे जो ग्रीन एनर्जी है उसको कैसे इनकलकेट करेंगे, पेरिस के जो अपने टारगेट्स है उसे कैसे पूरा करेंगे। ये सारे जवाब दिए हरदीप पुरी ने। लेकिन वही है ना साहब, एरोगेंस दिमाग में भरा हुआ था। टाइटल था शो का हार्ड टॉक,
हार्ड टॉक बड़ी थी, हार्ड आंसर दिए। द थिंग इज, एक तो हमारे कहा जाता है ना कि इनको व्हाइट होने का एक तो बहुत ज्यादा सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, दूसरी बात उनको लगा कि सरदार जी हैं तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेंगे। सो इस तरीके की मेंटल सेटअप के साथ आते हैं। पेरिस क्लाइमेट चेंज की बात इनसे तो कर ली, जरा ट्रम्प से जाके पूछ लें, जिसने बोल दिया कि हम किसी भी क्लाइमेट चेंज के ऊपर साइन नहीं करेंगे। ये स्ट्रेट अवे टोल्ड देम टू गेट आउट। फंड्स सारे बंद कर दिए क्लाइमेट चेंज के ऊपर, जितने भी डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस थे, वहां मुंह खोलने की हिम्मत नहीं होती है। देखिए, आपके यू ऊपर हावी तब तक कोई होता है जब तक आप उसे हावी होने देते हैं। पावर रिस्पेक्ट्स पावर, एज सिंपल एज दैट। जब तक इन लोगों को दो चार थप्पड़ और नहीं पड़ेंगे, तब तक ये लोग अपनी औकात में नहीं आएंगे। जी शिवम। जी, औकात तो ये है, यूएसएड की फंडिंग जो बीबीसी को जाती थी बंद हो गई है। तो मुझे भगत सिंह फिल्म का एक डायलॉग याद आता है, भैया किस चीज का एरोगेंस है? इस चीज का कि धोनी की जगह पहुंचते हो, इससे ज्यादा क्या एरोगेंस है तुम्हारे अंदर? इससे ज्यादा क्या उपलब्धि है तुम्हारी? तो मतलब सही है, आप ठीक है, आप रहे होंगे कभी। अब वो जमाना गया भैया, सूर्यास्त हो नहीं, गया। ना 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 ना, रहे होंगे कभी तो अपने दम पर नहीं रहे हैं ना। हमेशा दूसरों को हाँ, चूज कर, दूसरों को एक्सप्लॉइट कर कर, दूसरों की स्लेवरी बनाकर, दूसरों को बेवकूफ बनाकर, बीइंग अ पैरासाइट, तब अमीर बने हैं। भारत अपने दम पर अमीर था, डिफरेंस ये है। ये अब पैरासाइट की तरह दूसरों, ये फाइव आइज जिसके हम बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, कनाडा, यूके, ये भारत के से लूटे हुए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स और गोल्ड के ऊपर अभी भी जिंदा है। अभी भी अगर वो पैसा 45 वहां से ट्रिलियन निकल जाए डॉलर ना, कर्मा इज अ डैश, लौट कर वहीं आता है, फिर भिखमंगों की तरह भारत के साथ एफटीए मांगने चले आ रहे हैं। और बीबीसी ने तो अच्छा खासा एक आर्टिकल लिखा था, व्हाई यूएसएड फंडिंग शुड कंटिन्यू। लिटरली कटोरा लेकर घूम रहे हैं। और सो मच सो कि न्यूज लॉन्ड्रीज अपने 13-13, 14-14 साल पुराने वीडियोस रिलीज कर रही है, बिकॉज दे डू नॉट हैव द मनी एंड रिसोर्सेज टू कीप द मैन पावर, टू कीप द शो ऑन। ये हालत होगी आज की। थैंक यू सो भारत मच में फॉर बेरोजगारी ज्वाइनिंग। भारत में बेरोजगारी बढ़ने वाली है, भारत में बेरोजगारी बढ़ने वाली है, बहुत सारे पत्रकार बेरोजगार होंगे यूएसएड की वजह से। 300 के आसपास बेरोजगार पत्रकारों को तो यूएसएड ने भी ट्रेन किया था, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। उनकी भी बिल्कुल। नौकरियां जाने वाली है। स्टे ट्यून विद द ऑल्टरनेट मीडिया। हम आपके लिए सबसे लेटेस्ट न्यूज लेकर आते हैं। अगर आप कॉन्फ्रेंस के लिए डोनेट करना चाहते हैं, मेरी मदद और सपोर्ट करना चाहते हैं, तो यूपीआई स्ट्रीम के ऊपर है। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई परेशानी है, आप कुछ डोनेट करना चाहते हैं, पेंसिल, नोटबुक, बुक्स या कुछ, तो आप मुझे लिख सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच शिवम। जी।